जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को शॉर्ट में बोलते हैं अपने गैप। गैप का मतलब क्या होता है? ऐसा सेट ऑफ रूल्स, कुछ ऐसा मेथड्स जो कि यूनिफॉर्मली अक्रॉस द ग्लोब फॉलो हो रहा है, राइट? तो अपने अभी जो फोकस करने वाले हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन इंडिया, वो ऑलमोस्ट हर बिजनेस को एग्जैक्टली यही सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना पड़ता है। सर इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि अपने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में अपने एक पॉइंट पढ़े थे, कंपेरेबिलिटी। मतलब क्या हुआ सर? आप दो बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर पाओ। कब कंपेयर आप कर पाओगे? जब दोनों का दोनों कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सेम सेट ऑफ रूल्स फॉलो करके बनाए हैं, राइट? तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव इज कि सर कंपेरेबल तो हो दो बिजनेस का बैलेंस शीट, दो बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? तो अगर यूनिफॉर्मिटी रहेगा, जब सारे कंपनी, सारे एंटिटीज, ऑल बिजनेसेस मेक देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स following similar set of rules, then they will be comparable. So this is the main idea of generally accepted accounting principles, first of all. Second thing, बहुत बार क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर मतलब अपना बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त बहुत जगह अजम्पशंस एंड एस्टिमेट्स का जरूरत होता है। अजम्पशंस एंड एस्टिमेट्स का स्कोप होने की वजह से मैनेजमेंट के पास या ओनर के पास ना ये कभी कभी स्कोप रहता है कि ना वो अपने बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को थोड़ा सा छेड़खानी कर दे, उसमें कुछ विंडो ड्रेसिंग कर दे, सो दैट उसको वो जो चाहता है दुनिया को बताना एग्जैक्टली वही वाला बैलेंस शीट दिखाए, राइट? उसको बैंक को सबमिट करना पड़ता है, गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है फॉर टैक्सेशन पर्पजेज। तो वो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसा ही सबमिट करेगा, वैसा ही वो लोग को देगा जैसा वो चाहता है वो लोग को दिखाना। तो देयर इज अ स्कोप फॉर विंडो ड्रेसिंग। उसको विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं, अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से जो चेंजेस कर सके उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। वो विंडो ड्रेसिंग करने का स्कोप अच्छा खासा रहता है। वो विंडो ड्रेसिंग का स्कोप उसका कम हो जाए, वो विंडो ड्रेसिंग का स्कोप उसके पास ज्यादा ना रहे, उसमें भी हेल्प करता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, राइट? क्योंकि उसको ये सिमिलर सेट ऑफ प्रिंसिपल, सिमिलर सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स फॉलो करना पड़ेगा। ओके, ये वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग भी है कि देयर इज अ स्कोप फॉर विंडो ड्रेसिंग, राइट? ऐसा नहीं है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बाद देयर इज नो स्कोप फॉर विंडो ड्रेसिंग, उसके बाद भी होता है, बट एटलीस्ट कम तो होता है। दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ गैप। गैप सर हम लोग को क्या जरूरत है? क्योंकि एक तो सर कंपेरेबिलिटी रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे, और मैनेजमेंट या ओनर जैसे चाहे वैसे मॉडिफिकेशंस वगैरह, विंडो ड्रेसिंग वगैरह ना कर सके, राइट? दीज आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गैप। तो सर गैप क्या है? सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड while preparing financial statements. Okay, next, it helps in keeping the financial statements of different business entities comparable. It also reduces the scope of window dressing by the owners or management. Okay, now there are two more terms, right? I hope आप लोग साथ साथ में कॉपी कर पा रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम चाहिए कॉपी करने के लिए, यू कैन पॉज हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक योर नोट्स एंड देन मूव ऑन। ओके, मीनिंग ऑफ accounting concepts and conventions.
there are two more terms, accounting concepts and accounting conventions. So what is accounting concept? Concepts are actually the logic behind the principles. जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अभी अपने काफी सारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के पीछे जो लॉजिक है, उसके पीछे जो रीजनिंग है कि एग्जैक्टली ये प्रिंसिपल क्यों बना, उस रीजनिंग को, उस लॉजिक को बोल सकते हैं अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज द लॉजिक बिहाइंड द accounting principle. Okay, and what are accounting conventions? Conventions कुछ ऐसे नियम होते हैं जो कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम कुछ ऐसा सेट ऑफ रूल बन गया जो कि बस फॉलो हो रहा है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में ना, प्रैक्टिकल एक एग्जांपल ले रहे हैं, इंडिया में जितना भी मोटर कार्स है, व्हीकल्स है, सारी गाड़ियां लेफ्ट साइड ऑफ द रोड में ही चलती है, राइट? ऐसा कहीं लॉ में लिखा नहीं है, बट यही नियम फॉलो हो रहा है अक्रॉस इंडिया सिंस द ब्रिटिश रूल. एंड अगर आप इसको फॉलो नहीं कर सकते हो तो यू विल बी पेनलाइज्ड, राइट? सिमिलरली अकाउंट्स में जब अपने अकाउंट्स पढ़ेंगे, देखेंगे अपने जर्नल एंट्रीज जब करेंगे, तो अपने देखेंगे कि ना, जब अपने जर्नल एंट्री पास करते हैं तो पहले डेबिट वाला जब अपने लिखते हैं तो डीआर लिखते हैं, बट क्रेडिट लिखते हैं तो कोई सीआर नहीं लिखते हैं. और फिर डेबिट अपने स्टार्ट करते हैं, जब अपने जर्नल एंट्री पास करते हैं, जो डेबिट वाला होता है तो वो तो एकदम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, बट जो क्रेडिट वाला आइटम है वो अपने थोड़ा सा राइट से स्टार्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अपने जब जर्नल एंट्री पास करते हैं तो कैसे पास करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मान लो अपने को जर्नल एंट्री पास करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डीआर लिखते हैं, और जब क्रेडिट वाला लिखते हैं टू सीआर लिखते हैं, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और उसके आगे कोई सीआर नहीं लिखते हैं, और जो टू कैश अकाउंट लिखते हैं वो थोड़ा राइट से लिखते हैं. ऐसा क्यों करते हैं सर? ये नियम है, ये फॉलो करना पड़ता है सबको, ये एक कन्वेंशन है जो ग्लोबली फॉलो हो रहा है, राइट? तो इस तरह के और भी बहुत सारे कन्वेंशंस है अकाउंटेंसी में जिसका कोई लॉजिक नहीं है, बट ये हमेशा से फॉलो ऐसा होता आ रहा है, और ये अगर आप नहीं फॉलो करते हैं मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो. ओके, तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर वाइडली एक्सेप्टेड मेथड सिंपल, वाइडली एक्सेप्टेड मेथड. ओके, तो सर अपने को ये समझ में आ गया व्हाट इज गैप, व्हाट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस. अब अपने एक एक करके सारा प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स जो है वो अपने पढ़ेंगे. ये सारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस को अपने एक साथ बोल सकते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, राइट? इसी के बेस पर पूरा अकाउंटिंग अपने करने वाले हैं, तो इसको अपने एक वर्ड में बोल सकते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग. तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन, जो कि ऐसे मान लो कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है जो कि ये तो फॉलो कर ही रहा होगा बिजनेस, ये मान लिया गया है, इट इज अज्यूम्ड कि ये तो पक्का फॉलो कर ही रहा होगा, ये अलग से बोलने का भी जरूरत नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, राइट? एंड कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जिसमें कभी कभी ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि आप क्या तो ये वाला मेथड चूज कर लो या ये वाला मेथड चूज कर लो, राइट? उसमें क्या होता है कि बिजनेस को ये बताना पड़ता है कि व्हाट इज द अकाउंटिंग पॉलिसी दैट दे हैव अडॉप्टेड, राइट? बट अकाउंटिंग अजम्पशंस जो है ना, वो ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है जो कि बिजनेस पक्का फॉलो कर ही रहा होगा. इसको अलग से बताने का आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जरूरत नहीं है कि ये आप अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, ये तो आप पक्का ही फॉलो कर रहे होंगे ये वाला प्रिंसिपल. तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तब अलग से बताइए. दैट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन. तो एक है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है. इसी के वजह से क्या होता है कि जब बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है और बिजनेस में पैसा लगाता है, बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है और बिजनेस में पैसा लगाता है, तो उसको अपने जब अकाउंटिंग करते हैं ना, तो अपने ऐसे मानते हैं कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, और बिजनेस के पास जो पैसा आया वो बाद में जाकर के बिजनेसमैन को वापस लौटाना पड़ेगा, उसको अपने कैपिटल का नाम देते हैं, राइट? तो दिस कैपिटल का अकाउंटिंग इज बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, राइट? ऐसे सोचो कि एक बिजनेसमैन ना बहुत सारा खर्चा कर रहा है, अपने बच्चों के साथ मूवी देखने जा रहा है, अपने बच्चों का स्कूल का फीस का पेमेंट कर रहा है,
और उसके बाद वो बिजनेस का भी खर्चा कर रहा है, वो एक एयर कंडीशनर खरीदा जो अपने घर में लगाएगा और एक एयर कंडीशनर खरीद रहा है जो ऑफिस में लगाएगा। अपने जब अकाउंटिंग करेंगे तो अपने अकाउंटिंग बिजनेसमैन का नहीं करेंगे, अपने अकाउंटिंग करेंगे बिजनेस का। अपने जब बिजनेस का अकाउंटिंग करेंगे तो अपने को मतलब है कि बिजनेस का क्या खर्चा हुआ, बिजनेस के पास क्या फिक्स्ड एसेट आया। वी विल बी अकाउंटिंग द एयर कंडीशनर जो बिजनेस में लगा है, जो ऑफिस में लगा है, जो बिजनेसमैन के घर में एयर कंडीशनर लगा है, उससे अपने को मतलब नहीं है, राइट। तो ये चीज कब हो पाता है, व्हेन बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट, एंड दिस इज व्हाट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज। एग्जांपल, कैपिटल इंट्रोड्यूस, बिजनेस जब स्टार्ट करता है बिजनेसमैन, तो जो कैपिटल लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। जब वो बिजनेस से पैसा निकालता है उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। फिर पर्सनल एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम बिजनेस, कैश, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, ये सब अकाउंटिंग इसलिए हो पाता है क्योंकि देयर इज दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है सर कि जब अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त ये वाला बात दिमाग में रखा जाता है कि बिजनेस हमेशा हमेशा चलता रहेगा फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। कब तक चलेगा उसका कोई फिक्स्ड डेट नहीं है, राइट। से फॉर एग्जांपल, आप जब बिजनेस स्टार्ट करोगे, कोई भी बिजनेस, मान लो आप पेन का, स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो आप जब स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्या ये सोच के स्टार्ट करोगे कि हम तो 2 साल के लिए बिजनेस करेंगे, उसके बाद इस बिजनेस को बंद कर देंगे, राइट। कभी भी बिजनेस इस आइडिया से नहीं होता है। बिजनेस इस आइडिया से होता है कि साल 2 साल में इसको अच्छा से जमाएंगे और उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे सालों साल के लिए। कब तक करेंगे इसका कोई डेट नहीं होता है, राइट। दिस इज द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन। ये मान के किया जाता है अकाउंटिंग कि बिजनेस हमेशा हमेशा चलता रहेगा फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, राइट। जब अपने ऐसा सोच रखते हैं ना तो अकाउंटिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अपने जब कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, तो अपने ये नहीं मानते हैं कि ये फर्नीचर तो 2 साल चलने वाला है, नहीं, अरे इस फर्नीचर का लाइफ 5 साल है, 5 साल बाद आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अपने अकाउंटिंग करते वक्त यही मानते हैं कि ये फिक्स्ड एसेट मेरे पास 5 साल तक रहेगा, उसके बाद शायद ये स्क्रैप हो जाएगा, 5 साल बाद मेरे को नया खरीदना पड़ेगा। ऐसा आप कब कर पाते हैं, जब आप ये सोच के रखे होते हैं कि बिजनेस तो मेरे को हमेशा हमेशा करता रहना है, 2 साल बाद बिजनेस कोई बंद थोड़ी ना करना है। मान लो आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हो जो आपको 2 साल बाद ही बंद कर देना है, तब आप इस फिक्स्ड एसेट का अकाउंटिंग अलग तरीके से करोगे, आप इस फर्नीचर का अकाउंटिंग अलग तरीके से करोगे। आप इसको असेट 5 साल के लिए नहीं बोलोगे, क्योंकि 2 साल बाद तो बिजनेस ही बंद कर दोगे, राइट। इसीलिए क्या एंटिटी गोइंग कंसर्न है या गोइंग कंसर्न नहीं है, अकाउंटिंग पूरा चेंज हो जाएगा। एंड फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन इज एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न। कोई भी बिजनेस एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न। उसका ऑब्जेक्टिव बिजनेस को हमेशा हमेशा करते रहने का है और फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड करना है। कोई फिक्स डेट नहीं है कि जिस दिन तक ये बिजनेस चलेगा उसके बाद नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड द गोइंग कंसर्न। ड्यू टू दिस प्रिंसिपल, असेट्स एंड लायबिलिटीज आर कैरिड फॉरवर्ड विदाउट चेकिंग द रिकवरेबिलिटी। ओके, ये आप लोग को और बेटर समझ में आएगा जब बैलेंस शीट में अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखेंगे। एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अपने रिकवरेबल अमाउंट में नहीं कैरी करते हैं, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है एसेट्स को उसी पे कैरी करते हैं। दिस इज जैसे अभी एग्जांपल लिए फर्नीचर का। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि अकाउंट्स में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो, राइट। दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्या है सर, ऐसा है, मान लो आपके बिजनेस में ना आपका मैनेजर छोड़ दिया बिजनेस, आपका मैनेजर छोड़ के चला गया, राइट। आप उसको सैलरी पे करते थे, मैनेजर था, मैनेजर छोड़ के चला गया। मैनेजर के छोड़ देने की वजह से आपके बिजनेस में बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। बिजनेस हो सकता है कि 2-3 महीना के लिए रन करना मुश्किल हो जाए, ना हो पाए, बहुत सारा लॉसेज हो। लेकिन मैनेजर के छोड़ देने की वजह से मॉनेटरी लॉस कितना हुआ, इसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, राइट। क्योंकि अकाउंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल ये है, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। If it cannot be measured in terms of money, it will not be recorded in the books of accounts. It will not be recorded. Accounting बोलता है ऐसा नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है कि वो खाली मॉनेटरी वैल्यूज को तवज्जो देता है, नॉन मॉनेटरी इंपॉर्टेंट बातों को इग्नोर कर देता है। लेबर स्ट्राइक पे चला गया, मारुति के फैक्ट्री में लेबर स्ट्राइक पे चले गए इतने इतने महीनों के लिए, तो मारुति का ह्यूज लॉसेज हुआ, लेकिन उस लॉस को मॉनेटरी टर्म्स में अगर मेजर नहीं किया जा सकता है तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। This is the money measurement concept.
रेंट पेड ₹10,000 इज रिकॉर्डेड। क्यों? क्योंकि रेंट का जो खर्चा हुआ वो 10,000 रुपया जो खर्चा हुआ वो आप मॉनिटरी टर्म्स में मेजर कर पा रहे हो, बट लेबर स्ट्राइक और रिटायरमेंट ऑफ मैनेजर इज नॉट रिकॉर्डेड। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, राइट? मानो आप एक स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट किए और स्टेशनरी का बिजनेस आप कर रहे हो कई सालों तक करोगे, राइट? इनडेफिनेट पीरियड के लिए करोगे, गोइंग कंसर्न है, करेक्ट? तो आपको ये पता तो चलना चाहिए ना कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, बैलेंस शीट कैसा है, ये पता तो होना चाहिए। ये आपको पता कब करना पड़ेगा? क्या आप जब तक बिजनेस करते रहोगे, हमेशा हमेशा सालों साल के लिए करते रहोगे, और जब बिजनेस किसी एक दिन अगर बंद करना पड़ गया तो क्या उस दिन कैलकुलेट करोगे? मान लो 15 साल चला बिजनेस, तो 15 साल के बाद कैलकुलेट करोगे क्या, अरे वाह देखो मैंने तो 15 साल बिजनेस किया ये स्टेशनरी का, और 15 साल बिजनेस करके मैंने इतना कमाया या इतना खोया, क्या उस दिन कैलकुलेट करेंगे? तब ये कोई काम का है? नहीं। तो अपने को एक पीरियोडिकली एट एवरी इंटरवल, कुछ कुछ दिनों में ये पता करना होता है कि भाई इस पीरियड में मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, इस पीरियड में मेरा कितना लॉस हुआ, इस पीरियड के एंड तक मेरे पास आज के डेट में बताओ क्या मेरा पोजीशन है बैलेंस शीट का, मतलब मेरे पास कितने एसेट्स है, मेरे पास कितने लायबिलिटीज है, मेरा कैपिटल कितना है, राइट? ये आपको पीरियोडिकली पता होना चाहिए। इंडिया में 1 ईयर, दैट इज 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च इज टेकन एज वन अकाउंटिंग पीरियड, right? So every year, a financial year, that is 1st April to 31st March is an accounting period, right? This is accounting period concept, right? Accounting period concept क्या है कि the life of the business is divided into small periods and each period is called an accounting period. In India, the accounting period is 1st April to 31st March. Simple. Accrual concept क्या है? Accrual concept का मतलब होता है सर, ये अपने ना और डिटेल में पढ़ने वाले अपने एक टॉपिक करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अपने पढ़ेंगे कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, राइट? थोड़ा सा ब्रीफली यहां पे बोल रहे हैं क्या होता है कैश बेसिस का मतलब। मान लो आप गुड्स को सेल किया, आप स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हो, आपने स्टेशनरी सेल किया कस्टमर को 10,000 रुपए का, मान लो, ठीक है? 10,000 रुपए का आपने जब सेल किया तो वो आपको कैश दिया, तो आप उसको क्या बोलते हो? इनकम, ठीक है? मान लो इनकम। मान लो आपने 10,000 रुपए का गुड सेल किया कस्टमर को, और वो कस्टमर बोला कि आपको पेमेंट बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, राइट? हो सकता है उधार में बेचा, उधार में गुड्स का सेल परचेज होता ही है बिजनेस में, राइट? तो अब कैश बेसिस क्या बोलता है ना, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है कि जब आपको पैसा मिला ना तभी इनकम बोलो, नहीं तो मत बोलो। मतलब जो अपने एग्जाम्पल में सेकंड वाला केस था ना, उधार में सेल कर दिए, तो उधार में सेल किया तो कोई कैश तो मिला नहीं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से इसको इनकम मत बोलो, राइट? मान लो अभी हम जिस स्टूडियो में बैठ के आप लोग को पढ़ा रहे हैं उसका मेरे को रेंट देना पड़ता है, राइट? मान लो जुलाई मंथ निकल गया, जुलाई मंथ में मेरे को रेंट का पेमेंट करना था एट द एंड ऑफ द मंथ, हम पेमेंट नहीं किए, तो क्या मेरा जुलाई मंथ का खर्चा हुआ नहीं है क्या? ऑब्वियसली खर्चा हो चुका। पेमेंट अभी तक नहीं किए तो क्या हुआ? पेमेंट करना तो पड़ेगा। आपके घर में टेलीफोन है, टेलीफोन का बिल मंथ के एंड में आता है, ठीक है? मान लो बिल होता है 1,000 रुपीज, 1,000 का बिल है, टेलीफोन का बिल है 1,000 रुपए का, जो मंथ के एंड में आएगा, ठीक है? तो वो जो आप पूरा महीना भर, पूरा थ्रू आउट द मंथ आपने जो फोन को यूज किया, आपने टॉक टाइम जो यूज किया, और तब तक वो क्या आपका खर्चा नहीं हो रहा है क्या? आपका खर्चा हो रहा है। आप पेमेंट करोगे मंथ के एंड पे, जब बिल आएगा, बिल का जो ड्यू डेट रहेगा, ड्यू डेट तक आप पेमेंट करोगे, वो तो पेमेंट होगा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है इनकम को रिकॉर्ड करना है जब जब इनकम होगा, राइट? एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है जब जब एक्सपेंस होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने इनकम होने पर आपको पैसा मिला या नहीं मिला। खर्चा होने से आपको पेमेंट करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? अरे इनकम हुआ है तो पैसा मिलेगा, बाद में मिलेगा, सो व्हाट? इनकम हुआ ना, उस इनकम को रिकॉर्ड करो। उस फिनेंशियल स्टेटमेंट में जब आप 1 साल का फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो उसमें जब आप अपना सारा इनकम बताते हो तो उस इनकम में ये वाला इनकम भी बताओ, राइट? भले पैसा ना मिला हो, बाद में मिलेगा। रिसीवेबल दिखाओ, बैलेंस शीट में रिसीवेबल दिखाओ,
राइट। इसके बारे में अपने और डिटेल में बात करेंगे, इसके बारे में अपने और डिटेल में बात करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक टॉपिक है पूरा, उसके ऊपर अपने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अच्छा वाला करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि आपका जब कोई इनकम होता है तो आप उस इनकम को इनकम तब बोलिए जब आपको लगता है कि उसका पैसा मिल जाएगा। राइट, अभी अभी अपने बात कर रहे थे अक्रूवल कॉन्सेप्ट में कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आपका इनकम हुआ तो उस इनकम को बोलो हाँ इनकम हो गया, चाहे पैसा मिला या बाद में मिलने वाला है। राइट, बट मान लो आपने क्या किया, अपने गुड सेल किए, एक कस्टमर को गुड्स उधार में बेचे 10,000 रुपए का, और वो बोला पैसा बाद में देगा, कोई बात नहीं है, अपने उसको इनकम बोले और फिर कस्टमर का अकाउंट दिखा दिए कि देखो कस्टमर से मिलने वाला है, रिसीवेबल दिखा दिए। तो ये अपने ऐसा क्यों किए? बिकॉज अपने को ऐसा लगता है कि इससे बाद में पैसा मिलेगा। एक दूसरा एग्जांपल लो, मान लो आपको लगता है कि एक कस्टमर आया और वो 10,000 रुपए का आपसे स्टेशनरी मांग रहा है, लेकिन वो उधार मांग रहा है। आपको लगता है कि ये पैसा बाद में आके नहीं देने वाला है, ये शायद मेरे को पैसा नहीं देगा। राइट, तो क्या आप उसको गुड सेल करोगे? क्या आप उसको उधार दोगे? नहीं दोगे। राइट, तो अकाउंटिंग, ये रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि आप इनकम तब बोलिए जब आपको लगता है कि बाद में उससे पैसा आपको मिल जाएगा। ओके, अगर आपको डाउट है कि शायद पैसा ना मिले, तब उसको रेवेन्यू को रियलाइज मत करना, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज मत करना। ठीक है, चलो अब ऐसे मानो कि 10,000 का स्टेशनरी सेल हुआ और आपको लगता है कस्टमर से पैसा मिलेगा, आप उसको इनकम बोल दिए। 1 महीना 2 महीना बीत गया, आप उसको बार बार फोन करके कस्टमर को बोल दिए कि भैया आपका 10,000 रुपया बाकी है, प्लीज दे दीजिए, 10,000 रुपया बाकी है, आप तो सामान लेके चले गए, पेमेंट करिए पेमेंट करिए। वो पेमेंट कर ही नहीं रहा है। एक दिन अचानक वो बोला कि देख मेरे को बार बार फॉलो अप मत कर, मैं टेररिस्ट हूं, मैं तेरे यहाँ पर अटैक कर दूंगा, ठीक है ना, मेरे से पैसा का उम्मीद मत कर, मैं तेरे को कोई पैसा देने वाला नहीं हूं। अब अपने यार अच्छे भले बिजनेसमैन, अपने को क्या अब करना है, अपने को तो अब ऐसे आदमी से क्या पैसा रिकवर करेंगे? अपने बोलेंगे यार गया छोड़ो, अपना बिजनेस में भाई नुकसान हो जाता है, कभी कभी ऐसा ऐसा कस्टमर आ जाता है। तो जैसे ही आपको ये बात मालूम पड़ा कि यार इसका पैसा आना तो टफ है, तो ये जो आप रेवेन्यू रियलाइज करके रखे थे ना, आप तो उसको रेवेन्यू इनकम बोल दिए थे, अब उस इनकम को हटाना पड़ेगा। रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप इनकम को इनकम तब तक बोलिए जब तक आपको लगता है कि पैसा मिलने वाला है। आपको जब पता चल चुका कि यार वो पैसा मिलने वाला नहीं है, तो उसको आप इनकम बोल के क्या फायदा, उसको हटाइए। उसको फिर आप अपने लॉस बुक करके अपने हटाते हैं, अपने आगे जाके पढ़ेंगे, इसी को बैड डेट्स बोलते हैं। राइट, बैड डेट्स का काउंटिंग होता है ड्यू टू दिस रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अच्छा, ऑर्डर रिसीव फ्रॉम कस्टमर विल नॉट बी रिकॉर्डेड। कस्टमर एक ऑर्डर दिया 10,000 रुपए का, अभी तक सेल नहीं हुआ है, सेल नहीं हुआ मतलब इनकम नहीं हुआ। अरे जब तक खाली ऑर्डर मिला है, क्या पैसा मिल जाएगा? क्या पैसा कब मिलेगा? जब आप एक्चुअल में सेल कर दोगे। राइट, तो रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब आपका इनकम होना, आपका जब पैसा मिलना तय हो जाए, तब आप बोलिए कि हाँ इनकम है। डाउटफुल कस्टमर को अपने को खर्चा दिखाना पड़ता है, क्योंकि रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है कि इनकम तब तक बोलिए जब तक पैसा मिलने वाला, रियलाइज होने वाला आपको लगता है। अब आपको जब पता चल गया कि ये डाउटफुल है, इसका पैसा मिलना टफ है, उसको हटाओ। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये अपने ना बाद में जाके जब ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट एक पढ़ेंगे, वहां पर अपने मैचिंग कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी ब्रीफली समझो, किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में आप जितना इनकम दिखाते हैं, उस इनकम को अर्न करने में आपका जो खर्चा हुआ, उसको उसी अकाउंटिंग पीरियड में दिखाइए। राइट, मान लो आपका रेंट का खर्चा हुआ, टोटल आप रेंट का पेमेंट किए 1,30,000। राइट, 12 महीना होता है, 12 मंथ्स होता है इन ईयर, 10,000 10,000 10,000 और एक 10,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिए फॉर नेक्स्ट मंथ। राइट, लेकिन वो जो 10,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट आप कर दिए फॉर द नेक्स्ट मंथ, वो तो उस अकाउंटिंग पीरियड के लिए नहीं है ना, उस अकाउंटिंग पीरियड के लिए नहीं है।
राइट। तो उस अकाउंटिंग पीरियड में इनकम को अर्न करने के लिए जो खर्चा हुआ खाली वही दिखाना है। मतलब आप रेंट का एक्सपेंस 1,20,000 ही बोलेंगे, 1,30,000 नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो आप 10,000 एक्स्ट्रा देके रखे हैं वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए देके रखे हैं, वो नेक्स्ट ईयर का खर्चा बोलिए, राइट। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसमें अपने बेटर एग्जांपल पढ़ेंगे अकाउंटिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अकाउंटिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तब अपने थोड़ा अच्छे से डिटेल में उस समय समझेंगे अकाउंटिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट को। मैचिंग कॉन्सेप्ट में अभी सिर्फ इतना बात को ध्यान में रखो कि सर एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड को, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में 1 अप्रैल से 31 मार्च में अपने जितना इनकम बोलते हैं ना, उस इनकम को अर्न करने में जितना खर्चा हुआ है ना, बस उसी खर्चा को उस साल में बोलिए, राइट। ये दोनों को मैच कराइए, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का इनकम और एक्सपेंस को मैच कराइए, दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का मतलब कि आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करो तो उस समय आप किसी बात को छुपाओ मत, पूरा पूरा बात अच्छे से बताओ, जो जो रेलिवेंट बात है ना वो सारा रेलिवेंट बात को अच्छे से बताओ, राइट। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के हिसाब से अपने को कंटिंजेंट लायबिलिटी का भी डिस्क्लोजर देना पड़ता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ेंगे। मान लो कि आपका कोई लायबिलिटी अभी तक हुआ नहीं है। लायबिलिटी का मतलब जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस करते करते मान लो कि आपके स्टेशनरी में कोई डिफेक्ट था, राइट। अब आपका एक कस्टमर है जो आपके ऊपर केस कर दिया, बोल रहे कि भैया आपका डिफेक्ट की वजह से मेरे को नुकसान हो गया, आपसे हम लाख रुपए का डैमेज, 1 लाख रुपीज का डैमेज क्लेम कर रहे हैं, राइट। तो अपना कस्टमर अपने को आके क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भैया मेरे को 1 लाख रुपीज दो, आप मेरे साथ चीटिंग की हो। और अपने बोल रहे हैं कि भैया हम कोई चीटिंग नहीं किए हैं, आपका जो नुकसान हुआ है वो किसी और रीजन से हुआ है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, राइट। से फॉर एग्जांपल मैगी, नेस्ले कंपनी है जो मैगी बनाता है। आप लोग को पता है सर मैगी के ऊपर थोड़ा टाइम पहले केस हुआ था कि उसमें है ना एक्स्ट्रा लेड पाया गया है, एलईडी लीड एक्स्ट्रा पाया गया है, राइट, जिस जो हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं है। तो मैगी के ऊपर केस हो गया, नेस्ले कंपनी के ऊपर केस हो गया कि आपका प्रोडक्ट खराब था, आपका प्रोडक्ट खा के बच्चा लोग का तबीयत खराब हो रहा है, तो कंपनी को अब डैमेज देना पड़ेगा, है ना। कई करोड़ों का उसके ऊपर क्लेम हुआ कंपनी के ऊपर। अब नेस्ले कंपनी बोल रहा है कि नहीं मेरा कोई गलती नहीं है, मेरा एकदम कोई गलती नहीं है, एकदम जितना जरूरत है उतना ही दिया, मेरे वजह से किसी का कोई हेल्थ नुकसान नहीं हुआ है। कस्टमर लोग या फिर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी समझ लो कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाके केस कर दिया नेस्ले कंपनी के ऊपर। नेस्ले कंपनी बोल रहा है कि मेरा तो कोई गलती नहीं है, राइट। अब कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट का जब केस का फैसला आएगा तो क्या तो कंपनी के फेवर में आएगा या कंपनी के फेवर में नहीं आएगा। अगर कंपनी के फेवर में आया तो कंपनी को कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, कोई डैमेजेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी के फेवर में नहीं आया, कंपनी के लिए अनफेवरेबल हुआ, तो कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। कंपनी को जो पेमेंट करना पड़ सकता है अगर केस हारा, तो इस तरह का लायबिलिटी को बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी, राइट। अभी तक मेरा लायबिलिटी नहीं हुआ, अभी तक नेस्ले कंपनी का लायबिलिटी नहीं हुआ है, पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन आया नहीं है, राइट। बट पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन बाद में जाके आ सकता है। तो पोटेंशियल ऑब्लिगेशन which is dependent on the outcome of another event, that is called contingent liability। अब इस कंटिंजेंट लायबिलिटी को बुक्स में कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, अकाउंट्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि लायबिलिटी एक्चुअल में बना तो नहीं और उसका अमाउंट भी एग्जैक्टली नहीं पता, क्या पता कितना डैमेज देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, हो सकता है अमाउंट भी कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है, राइट। लेकिन अकाउंट्स बोलता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलता है ना, आप इस बात को ना अच्छे से लिख के बताइए। आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना नोट्स टू अकाउंट्स में बैलेंस शीट के बाद फुटनोट दे दीजिए, नोट्स टू अकाउंट्स में ये बात लिख के बताइए कि आपके ऊपर केस हुआ है, केस में इतना डैमेज आपसे क्लेम किया जा रहा है, पर आप उसको अपना लायबिलिटी या अपना नुकसान आप नहीं मान रहे हो। ये सारा बात को ना प्लीज डिस्क्लोज करिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, है ना, ताकि जब स्टेक होल्डर जब उसको देखे तो उसको ये बात पता चलना चाहिए, उससे कोई बात छुपा नहीं रहना चाहिए। जो जो इंपॉर्टेंट बात है, जो जो रेलिवेंट बात है ना, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताइए। ये बात बोलता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, डिस्क्लोजर ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटीज एज फुटनोट, नोट्स टू अकाउंट्स, ओके।
तो फुल डिस्क्लोजर बोलता है पूरा पूरा बात, सही सही बात, रेलिवेंट रेलिवेंट बात, पूरा पूरा बिना छुपाए, राइट, बिना चीटिंग किए पूरा पूरा बात बताइए। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस में जितना भी ट्रांजैक्शन होता है ना, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, वो हर एक ट्रांजैक्शन दो एस्पेक्ट को हिट करता है, राइट। ये जब अपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे ना और डिटेल में समझेंगे। हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन दो एस्पेक्ट को छेड़ देता है, दो एस्पेक्ट को मूव कर देता है। अपना अकाउंटिंग इक्वेशन है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसका आइडिया क्या है, एक बिजनेस के पास जितना भी असेट्स है, एक बिजनेस के पास जितना भी असेट्स है, वो सारा का सारा असेट, क्या तो वो सारा का सारा असेट क्या तो बिजनेस का, बिजनेसमैन का खुद का है, या फिर किसी बाहर वालों के लायबिलिटी के थ्रू लिया हुआ है, राइट। एक बिजनेस के अंदर में मान लो फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, स्टॉक पड़ा हुआ है, कुछ कैश है, बैंक में बैलेंस है ना, हो सकता है किसी कस्टमर लोग से पैसा लेना बाकी है, रिसीवेबल है। ये इतना सारा जो असेट है इसका एक वैल्यू है। मान लो टोटल असेट का टोटल करेंगे ना, इतना सारा असेट जो आप लोगों को बोले हैं उसका सारा का टोटल करेंगे तो 10 लाख रुपया होता है। क्या ये 10 लाख पूरा का पूरा ओनर का है? क्या ये पूरा का पूरा ओनर का है? नहीं, ओनर का पूरा नहीं है। हो सकता है ओनर का खुद का कैपिटल लगाया हुआ, पैसा लगाया हुआ 5 लाख रुपया ये है, और प्रॉफिट हुआ था 1 लाख रुपया का, तो 6 लाख रुपया ओनर का है। बाकी 4 लाख किसका है? वो हो सकता है बाहर से किसी से लोन लिया हुआ है, हो सकता है कि किसी क्रेडिटर को, मतलब सप्लायर को पेमेंट करना बाकी है, राइट। तो क्या तो एक बिजनेस में जितना भी एसेट्स है वो क्या तो ओनर का है या तो बाहर वालों का है। सिंपल सा आइडिया, मतलब ऑल असेट्स इज आइदर ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बाहर वालों का, या इंटरनल लाइबिलिटी दैट इज कैपिटल का, राइट। तो अब क्या होता है कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में असेट, लाइबिलिटी और कैपिटल में प्लस या माइनस होता है। वो प्लस या माइनस जो होता है ना, वो इस तरह से होता है कि ये इक्वेशन टैली होता है हर बार। वो ये वाला इक्वेशन हर बार टैली तब होगा जब हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन किसी भी दो आइटम को इफेक्ट करेगा, राइट। दो आइटम को इफेक्ट करेगा, एक को प्लस एक को माइनस, या फिर दो को प्लस इस तरह से करेगा कि असेट साइड भी मूव हो गया और लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाला साइड भी मूव हो गया, राइट। अपने अकाउंटिंग इक्वेशन जब करेंगे तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आप लोग को और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। जैसे कैश ₹25 लाख, बिजनेस में कैश है 25 लाख रुपए का, तो उसमें से लायबिलिटी मान लो कुछ भी नहीं है और सुरेश का कैपिटल है 25 लाख का। मान लो अब कैश 40 लाख हो गया, तो लायबिलिटी बाहर वालों का हो सकता है 15 लाख हो गया और सुरेश का कैपिटल 15 लाख ही है, 25 लाख ही है ना। मतलब मान लो एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट किया स्टेशनरी का, 25 लाख रुपया लगाया, तो असेट कितना का है, कैश कितना का है बिजनेस के पास, 25 लाख का, और कैपिटल कितना है बिजनेसमैन का लगाया हुआ, 25 लाख का। देखो दोनों साइड मैच हो गया। और अब वो मान लो बाहर वालों से कोई लोन ले लिया, तो 15 लाख रुपया का लोन आया, तो कैश और आ गया, असेट और बढ़ गया 15 लाख से, टोटल असेट कितना हो गया, 40 लाख का कैश हो गया। उसमें से बाहर वालों से जो लोन लिया हुआ है वो है 15 लाख, और कैपिटल है खुद का कितना, 25 लाख, तो 40 लाख इक्वल टू 40 लाख। तो हर एक ये दो ट्रांजेक्शन में देखो दो जगह इफेक्ट हुआ। जब बिजनेसमैन बिजनेस में 25 लाख लगाया तो दो अकाउंट हिट हुआ, एक असेट साइड में कैश अकाउंट में फर्क पड़ गया, कैश में फर्क पड़ गया, दूसरा लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड में कैपिटल में फर्क पड़ गया। जब लोन लिया 15 लाख का तो एक तरफ कैश में फर्क पड़ा, 15 लाख का कैश प्लस हो गया 15 लाख से, और दूसरा तरफ बैंक से जो लोन लिया हुआ है, लोन नाम का लायबिलिटी जो कि बाद में जाके लौटाना पड़ेगा ना बैंक को, तो वो भी 15 लाख का आ गया, राइट। तो हर एक ट्रांजैक्शन दो अकाउंट को अफेक्ट करता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपका जो भी फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स एज इन जो फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिजनेस करने के लिए जो आपको ऑफिस इक्विपमेंट चाहिए, लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह है, जितना भी फिक्स्ड असेट्स है उसको एट कॉस्ट प्राइस ही बैलेंस शीट में अपना असेट का वैल्यू जो है वो एट कॉस्ट प्राइस ही कैरी करो, उसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करो। बट सपोज मान लो आप एक लैपटॉप खरीदते हो 1 लाख रुपीज का, और फिर उसका वैल्यू 1 लाख से घट के मान लो 1 महीना बाद ही उसका प्राइस 80,000 हो गया, हो सकता है ना,
अरे एक नया लैपटॉप आया था मार्केट में, आप लिए 1 लाख रुपीस का, बट एक महीना बाद एक नया लैपटॉप लॉन्च हुआ तो वो वाला लैपटॉप जो आप लिए थे 1 लाख में, उसका प्राइस हो गया 80,000, राइट? तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से ना उसका प्राइस जो मार्केट में 80,000 हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप कितना में खरीदे थे? 1 लाख में खरीदे थे, 1 लाख में ही कैरी करो और उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करो। डेप्रिसिएशन को अपने और डिटेल में समझेंगे, एक अलग से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन का। अभी बस आपको इतना समझना है कि एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, फिक्स्ड एसेट्स आर कैरीड एट कॉस्ट प्राइस। ओके, नेक्स्ट मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, राइट? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में अपने एक पॉइंट पढ़े थे, रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो वाले पॉइंट को ही अलग से अच्छे से स्पष्ट तरीके से बताओ जो कि रेलिवेंट है। फालतू छोटा छोटा बात को बेमतलब का डिटेल तरीके से मत बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस एंटिटी है, मान लो स्टेशनरी का बिजनेस है, 5 करोड़ का सेल्स है, 5 करोड़ का टर्नओवर है इन ईयर, 5 करोड़ का सेल्स है और प्रॉफिट है 50 लाख का। और उसमें बिकॉज बिजनेस का मॉडल इस तरह का है, ऑनलाइन सेल होता है, स्टेशनरी का जरूरत नहीं पड़ता है, तो मान लो स्टेशनरी का एक्सपेंस इज ओनली ₹120, मान लो सिर्फ 120 रुपया खर्चा है स्टेशनरी का, राइट? अब ये 120 रुपए का इंफॉर्मेशन जो है, स्टेशनरी एक्सपेंस 120, ये क्या बहुत रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है? क्या ये कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जिससे एक यूजर ऑफ अकाउंटिंग, जिससे एक स्टेक होल्डर अपना डिसीजन बदल दे? ये ऐसा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बहुत ही छोटा मोटा इंफॉर्मेशन है। अब जो 120 रुपीज का एक्सपेंस है, स्टेशनरी एक्सपेंस, वो रिकॉर्ड होना चाहिए बुक्स में, वो एक्सपेंस बुक होना चाहिए, बट उसको अलग से बताने का, अलग से डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। इसका एग्जांपल पढ़ना, अनयूज्ड पोस्टल स्टैम्प्स और स्टेशनरी, राइट? मान लो लास्ट एक बिजनेस किए 31 मार्च को, एंडिंग डेट जिस दिन अपने फाइनेंशियल पोजीशन देख रहे हैं बिजनेस का, उस दिन स्टेशनरी पड़ा हुआ है कोई 500 रुपए का, राइट? टोटल एसेट कितना का है? 2 करोड़ का, लेकिन उसमें 500 रुपए का स्टेशनरी है। अब वो 500 रुपए का स्टेशनरी तो बहुत इमटेरियल हो गया ना, बहुत इमटेरियल मतलब बहुत ही छोटा सा अमाउंट हो गया, इतना छोटा अमाउंट कि जिसके वजह से कोई स्टेक होल्डर अपना डिसीजन को बदले ना, राइट? देखो यहां पे अच्छे से बोले भी हैं, द इफेक्ट इज सेड टू बी मटेरियल इफ द नॉलेज ऑफ इट would influence the decision of an informed stakeholder. Okay, so even conveyance charge of ₹20 must be recorded. मतलब कन्वेंस का खर्चा हुआ ना 20 रुपए का, वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए बुक्स में, उसका अकाउंटिंग होना चाहिए, बट उसको अलग से इंपॉर्टेंस देने का जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, दैट इज आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में, इस बात का अलग से पता चलना कोई जरूरी नहीं है। इससे आपको एक बात और समझ में आना चाहिए कि मटेरियलिटी प्रिंसिपल और फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल आपस में कंफ्लिक्ट करते हैं। फुल डिस्क्लोजर बोलता है कि नहीं पूरा बात बोलो, अच्छे से बोलो, स्पष्ट बोलो, सब कुछ बोलो, और मटेरियलिटी बोलता है कि नहीं छोटा मोटा बहुत ही जो इमटेरियल बात है ना वो सबको मत बोलो, राइट? तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपस में एक दूसरे को कभी कभी कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ऑल राइट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब अपने अभी जो बहुत सारा प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं ना, उसमें बहुत बार बिजनेस को क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है कि आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे, राइट? कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक जो है उसको वैल्यू करने का ना अलग अलग तरीका है। आप फीफो मेथड से भी वैल्यू कर सकते हो, आप वेटेड एवरेज मेथड से भी वैल्यू कर सकते हो। फीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड आप लोग को डिटेल में जानने का जरूरत नहीं है, आप लोग के सिलेबस के परव्यू से बाहर है, बट ये दोनों मेथड से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से या फिर वेटेड एवरेज मेथड से जब अपने स्टॉक को वैल्यू करते हैं तो ये दोनों मेथड से अलग अलग वैल्यू आता है। अब बिजनेस को चूज करना पड़ता है कि वो कौन सा मेथड फॉलो करेगा। जब अपने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ेंगे तो डेप्रिसिएशन चैप्टर में अपने देखेंगे कि डेप्रिसिएशन का अलग अलग तरीका है। वैसे तो बहुत सारा तरीका है, बट आप लोग के सिलेबस में आप लोग 2 तरीका पढ़ोगे, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में से बिजनेस को चूज करना पड़ता है कि आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे, आपके बिजनेस के लिए सबसे एप्ट कौन सा है, आपको चूज करना पड़ता है और फिर वो फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो चॉइसेस है ये बिजनेस को स्टार्टिंग में करना पड़ता है। अब बिजनेस ऐसा नहीं कर सकता है कि किसी एक साल में स्ट्रेट लाइन मेथड चूज किया और फिर नेक्स्ट ईयर में बोला कि नहीं अब हम स्ट्रेट लाइन मेथड से नहीं करेंगे, अब हम WDV से करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर बोला कि नहीं हम तो स्ट्रेट लाइन मेथड से करेंगे। ऐसा साल दर साल जब मन चाहे बिजनेसमैन चेंज नहीं कर सकता अपना पॉलिसी। उसको सेम पॉलिसी जो वो चूज किया है ना, वो एवरी ईयर सेम पॉलिसी को कैरी करना पड़ता है, ईयर ऑन ईयर सेम पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई करना पड़ता है।
ये बोलता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, राइट। एग्जांपल डेप्रिसिएशन पॉलिसी, स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीवी, स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का पॉलिसी, राइट, स्टार्टिंग में जो चूज किया, साल दर साल, साल दर साल, एवरी ईयर ऑन ईयर, ये सेम पॉलिसी सेम मेथड को अप्लाई करना पड़ता है कंसिस्टेंटली। दिस इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। यहां पर आपको एक बात जानना है कि क्या सर कभी भी चेंज नहीं कर सकता है क्या? चेंज करने का 3 तरीका होता है, सुन लो। चेंज करना पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। कब? सर जब लॉ चेंज हो जाए, लॉ बोल रहा है कि नहीं ये वाला मेथड से नहीं कर सकते हैं, मान लो किसी दिन लॉ बोल दिया कि नहीं ये मेथड अलाउ नहीं करते हैं, तो चेंज करना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपने पढ़ने वाले हैं अभी, जस्ट ये वाला एंड करके, सारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड करके अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि नहीं ये मेथड करेक्ट नहीं है, इस मेथड को नहीं फॉलो कर सकता, तब चेंज करना ही पड़ेगा। अरे जब लॉ बोल दिया, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल दिया, तब तो ऑप्शन नहीं है, तब तो चेंज करना ही पड़ेगा। थर्ड रीजन, थर्ड रीजन क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि अगर बिजनेस को लगता है कि उसका सपोज स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करने से ट्रू पिक्चर नहीं दिख रहा है, राइट, वो सही बात नहीं बता पा रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना अप्रोप्रिएट नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं मिल पा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इन दैट केस वो चूज कर सकता है डब्ल्यूडीवी मेथड। ओके ओके, जो लास्ट प्रिंसिपल अपने को पढ़ना है, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। इसका एसेंस समझने के लिए एक एग्जांपल समझना। आप अगर एक एग्जाम देके निकलते हो, क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया, आंसर शीट सबमिट किया और एग्जाम हॉल से निकले, एग्जाम हॉल से निकलने के बाद आप जनरली एक काम आप लोग करते हो, आप लोग कैलकुलेट करते हो कि यार इस एग्जाम में मेरे को कितना मार्क्स आएगा, आप एक प्रेडिक्शन टाइप का करते हो। जब आप वो कैलकुलेट कर रहे होते हो ना कि कितना मार्क्स आएगा, तो आप लोग थोड़े कंजर्वेटिव रहते हो। कंजर्वेटिव का मतलब ये कि जैसे आप एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने उसको बहुत अच्छे से लिखा, एकदम सुपर तरीके से अच्छे से अटेम्प्ट किया, बट जब अपना टोटल कर रहे होते हो ना कि कितना आएगा, तो आप एक बार उसमें 4 ही मानते हो, चलो मान लिया इसमें 4 ही आया। फिर एक कोई सम है जो कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया और आपके हिसाब से आंसर एकदम पक्का 100% करेक्ट है, लेकिन फिर भी आप थोड़े प्रूडेंट रहते हो, आप बोलते हो कि नहीं यार एक बार मानते हैं इसमें 7 ही मिलेगा, चल 6 ही मिलेगा। आप इस हिसाब से कैलकुलेट करके बोलते हो, अच्छा टोटल मेरा देखो 84 हो रहा है, मतलब मिनिमम 84 तो मेरा आएगा ही, हो सकता है एग्जाम में एक्चुअल में 95 आए, राइट। तो ये जो अप्रोच था ना, इस अप्रोच को बोलते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच। आपका जो नुकसान होने वाला है ना, उसको आप पहले से मान के चलते हो कि यार नुकसान तो होगा ही, राइट। आपका कभी फायदा होने वाला होता है ना, तो उसको आप नहीं मानते हो। बिजनेसमैन जब बिजनेस कर रहा होता है, तो उसका कोई, उसको लगता है कि उसका कोई एक्स्ट्रा इनकम होने वाला है, वो उस बात पे ध्यान नहीं देता है। बट अगर उसको लगता है कि उसका कुछ नुकसान होने वाला है, तो वो थोड़ा अलर्ट हो जाता है, उस नुकसान को पहले ही बुक कर देता है, राइट। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल यही बोलता है कि if you have an anticipated gain, ignore it, but if you have an anticipated losses, मतलब आप एंटिसिपेट का मतलब आप देख पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई नुकसान होने वाला है, उस नुकसान को आज ही बुक कर दो, राइट। आप कल का वेट मत करो। इनकम कब बुक करना? जब आपको पक्का लगेगा कि हाँ पक्का इनकम होगा, खाली लगने से, अंदर फीलिंग आने से मत करना। बट लॉस का तो अगर आपको अंदर फीलिंग आ गया कि यार ये नुकसान होने वाला, तो उस लॉस को बुक कर दो, राइट। रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े, उसमें क्या बोला? इनकम को तभी इनकम बोलो जब आपको लगता है कि पक्का रियलाइज हो जाएगा, आप यू हैव सम रीजनेबल एश्योरिटी कि यार ये इनकम रिसीव हो जाएगा, तभी उसको इनकम बोलो। लेकिन लॉस के टाइम पर अगर आपको थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि यार ये नुकसान होने का चांसेस है, तो लग रहा है मेरे को नुकसान होगा, बस उस नुकसान को बुक कर दो। दिस इज बीइंग कंजर्वेटिव, ताकि आपका प्रॉफिट जबरदस्ती का ज्यादा नहीं दिखे, भले ही थोड़ा सा लॉस एक्स्ट्रा दिख जाए, राइट। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलीज करके रखा है। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हर एक बिजनेस एंटरप्राइज को फॉलो करना पड़ता है अपना अकाउंटिंग करते वक्त, राइट। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही सपोर्ट करता है। ये जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अपने पढ़े हैं ना अभी अभी, उन्हीं को सपोर्ट करते हुए कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिया। वो स्टैंडर्ड्स हर एक बिजनेस एंटिटी को अपना अकाउंटिंग करते वक्त, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त उनको फॉलो करना पड़ता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सम रूल्स laid down by ICAI, right? Institute of Chartered Accountants of India,
शॉर्ट में बोलते हैं ICAI, accounting standards in India, which needs to be followed by business entities. They generally support the gap. अब ये सर IFRS या इंड एएस क्या है? IFRS मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कुछ ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही है, उस तरह का स्टैंडर्ड्स है जो ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है, राइट? जो ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है। तो कंट्री, वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज मिलके ये डिसाइड किए कि अपने अलग अलग कंट्रीज में ना अलग अलग नियम है, अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, हर कंट्री का अपना अपना है। तो इसको अपने को यूनिफॉर्म करना चाहिए ताकि ग्लोबली भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम सिमिलर दिखे, राइट? तो ये डिसीजन जब लिया गया कि पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्ड्स सिमिलर हो, राइट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिमिलर हो, तो ये माना गया कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स सब कोई अपने अपने कंट्री में लागू करेंगे। जब ये डिसीजन किया गया उस समय हर कंट्री को ऑप्शन दिया गया कि क्या तो आप IFRS जो बना हुआ है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो बना हुआ है, आप उसको क्या तो एज इट इज अपने कंट्री में अप्लाई कर दीजिए। जैसे बांग्लादेश क्या किया, बांग्लादेश का अपना खुद का कोई स्टैंडर्ड नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे इंडिया में ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है ना, वैसे बांग्लादेश का कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद का नहीं है, तो वो डायरेक्टली IFRS ही अप्लाई करके रखा है। सेम इन पाकिस्तान, राइट? बट इंडिया क्या किया, इंडिया बोला कि नहीं, हम लोग IFRS को एज इट इज अपने कंट्री में लागू नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे। हम लोग IFRS का कन्वर्ज्ड फॉर्म का मतलब हम लोग एकदम सिमिलर अप्रोच, IFRS जो जो बात बोलता है हम लोग एग्जैक्टली सिमिलर वैसा बात ही बोल के अपना स्टैंडर्ड रिलीज करेंगे और वो फॉलो करेंगे। उसमें हम लोग को अपना कंट्री को देखते हुए अगर कहीं एक दो जगह छोटा मोटा चेंजेस करना पड़ा तो करेंगे, ये अलाउ किया गया। IFRS का जब डिसीजन लिया गया कि पूरे कंट्री मिलके अप्लाई करेंगे IFRS को, तो ये ऑप्शन दिया गया कि क्या तो आप IFRS को एज इट इज अप्लाई कर दो या अपने कंट्री का एक नया कन्वर्ज्ड फॉर्म बनाओ जो IFRS से बिल्कुल मिलता जुलता हो, कहीं पे मामूली एक दो जगह छोटा मोटा चेंजेस रह सकता है। इंडिया फॉलोड द कन्वर्ज्ड फॉर्म, और कन्वर्ज्ड फॉर्म ऑफ जो IFRS इंडिया बनाया उसको बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, शॉर्ट फॉर्म है इंड एएस। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट? तो इन इंडिया converged form of IFRS, that is IND AS, is applicable. IND AS is also released by Institute of Chartered Accountants of India, right? ये IND AS भी इंस्टीट्यूट ही बता रहा है। तो अब आप बोलोगे सर मतलब इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है और IND AS भी है। हाँ, अभी तक IND AS सारे बिजनेसेस पे अप्लाई नहीं हुआ है, राइट? क्योंकि IND AS थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा नया है, तो वो अभी फिलहाल एकदम बड़े बड़े कंपनीज जो लिस्टेड कंपनीज है और जो बहुत बड़े बड़े कंपनीज है अभी उसी पर अप्लाई होता है। बाकी जितने छोटे मोटे बिजनेसेस है ना वो अभी भी AS ही फॉलो करते हैं। बट धीरे धीरे इंडिया का अप्रोच ये है कि धीरे धीरे सब पर IND AS ही लागू कर देगा और फिर ये AS शायद काम का ना रहे, राइट? तब आप लोग को खाली IND AS ही जानने का जरूरत रहेगा,
राइट। इंडिया में हमेशा से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एएस रहा है। इंड एस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग, न्यू स्टैंडर्ड्स रिलीज्ड ड्यू टू द डिसीजन टेकन बाय द ग्लोबल वर्ल्ड एज अ होल कि अब सब कोई यूनिफॉर्मिटी के चलते आईएफआरएस पे जोर दो। तो आईएफआरएस क्या तो एज इट इज लागू कर सकता था या फिर उसका कन्वर्स्ड फॉर्म कोई अपना कंट्री बना सकता था। इंडिया कन्वर्स्ड फॉर्म बनाया जिसका नाम दिया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एस।